लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन पढ़ रहे हैं। सामाजिक प्रशासन का आपका प्रश्न पत्र आप ऐसे जानते होंगे कि एमए उत्तरार्ध एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल में जो आपके 5 पेपर है उनमें एक पेपर सामाजिक प्रशासन है। सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को हमने समझा, सामाजिक प्रशासन की आवश्यकता को हमने समझा, सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को हमने समझा और हम पिछले वीडियो से सामाजिक प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर। सामाजिक प्रशासन का जिक्र करते हुए पिछले वीडियो में हम कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ चुके थे जिनसे हमें ये समझ में आ रहा था कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में क्या समाहित है। हम सामाजिक प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण, असंगठित, विस्तृत, ऐतिहासिक निरंतरता, परिवर्तन पर आधारित और निश्चित कार्यक्षेत्र के अभाव जैसे बिंदुओं को समझ चुके थे और हमने कहा कि इन बिंदुओं का अध्ययन करते हुए हम सामाजिक प्रशासन के स्वरूप को बखूबी समझते हैं। इन्हीं बिंदुओं की निरंतरता में हम आज का वीडियो तैयार कर रहे हैं और हम सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में कुछ और बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण बात है लोक कल्याणकारी राज्य। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में सामाजिक प्रशासन का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी है। मैंने पहले लोक कल्याणकारी राज्य बोला तो यहाँ मेरा मतलब है कि आज विश्व में अधिकांश देशों में लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य से पूर्व 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पुलिस राज्य या हस्तक्षेपवादी राज्य या व्यक्तिवादी राज्य, एक ही बात आप किसी भी नाम से कहिए, व्यक्तिवादी राज्य था। ये व्यक्तिवादी राज्य क्योंकि लोक कल्याण से संबंध नहीं था तो सामाजिक प्रशासन की प्रकृति अलग थी, वो राज्य पर केंद्रित नहीं थी, वो व्यक्ति समूह पर केंद्रित थी। सामाजिक प्रशासन था क्योंकि हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति ऐतिहासिक निरंतरता लिए हुई है। यहाँ हम कह रहे हैं कि सामाजिक प्रशासन व्यक्तिवादी राज्य में इतना मुखर नहीं था जितना कि लोक कल्याणकारी राज्य में है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश के संविधान में अध्याय 4 में चतुर्थ अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वह जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाए, योजनाएं बनाए, कार्यक्रम बनाए। यह नीति निर्देशक तत्व आप पढ़े होंगे पहले या इसी साल आप जब भारतीय संविधान आपका 9th पेपर है, जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य को निर्देशित करते हैं कि राज्य असहायों की कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए, राज्य दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाए। तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण सामाजिक प्रशासन की प्रकृति भी लोक कल्याणकारी हो गई। सामाजिक प्रशासन में उन मुद्दों पर बात की जाती है, उन मुद्दों पर नीतियां बनाई जाती है जो मुद्दे असहायों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से बुजुर्गों से संबंधित है, अर्थात इनके कल्याण की बात करते हैं, वंचितों के कल्याण की बात करते हैं, पिछड़ों के कल्याण की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। तो ये मुद्दे हैं जो कि लोक कल्याणकारी प्रशासन की जरूरत को पुख्ता करते हैं। तो सामाजिक प्रशासन का स्वरूप लोक कल्याणकारी स्वरूप हुआ क्योंकि सामाजिक प्रशासन इन लोक कल्याणकारी मुद्दों से जुड़ा हुआ प्रशासन है। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में एक और बात कि सामाजिक प्रशासन सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय है। इसकी प्रकृति में ये समन्वयकारी तत्व है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब सामाजिक प्रशासन नहीं था, इस रूप में नहीं था, राज्य के रूप में नहीं था, तो जन संगठन, स्वयंसेवी संगठन, जिसको आज आप एनजीओ कह सकते हैं, ये सामाजिक प्रशासन के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, अर्थात ये जनता का कल्याण कर रहे थे। जनता के दुख दर्द को दूर करने का कार्य लोग मिलकर कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब राज्य ने लोक कल्याणकारी भूमिका को
ऑप्ट कर लिया है, अपना लिया है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एनजीओ का कार्य, एनजीओ की भूमिका समाप्त हो गई। वरन क्योंकि सामाजिक कल्याण का कार्य विस्तृत हो गया है, व्यापकता आ गई है इसमें, तो अब सरकार के साथ स्वयंसेवी संगठन भी इन मुद्दों पर कार्य कर रही हैं। सरकार भी कार्य कर रही है, स्वयंसेवी संगठन भी कार्य कर रही है। सरकार भी बाल विकास के लिए कार्य कर रही है, बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रही है, तो बच्चों के विकास के लिए बहुत सारे एनजीओ भी कार्य कर रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए एनजीओ भी कार्य कर रही हैं और प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकार भी कार्य कर रही है। वरन सरकार के कार्यों को जो सहयोग प्रदान कर रही हैं, सरकार के लक्ष्यों के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही है, सरकार उनको अनुदान भी दे रही है। तो हम इस बात को यूं कहेंगे कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति है कि सामाजिक प्रशासन में सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों का तालमेल होता है, इन दोनों में समन्वय होता है, ताकि सरकार और स्वयंसेवी संगठन मिलकर समाज कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में ये एनजीओ, जो कि एक प्राइवेट संस्था, निजी संस्था है, और सरकारी मंत्रालय है, सरकारी विभाग है, ये कार्य मिलकर कर रही हैं। तो इस समन्वयकारी प्रवृत्ति सामाजिक प्रशासन में व्याप्त है। सामुदायिक सहभागिता अगला बिंदु है जो हम सामाजिक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। सामुदायिक सहभागिता क्या है? अर्थात सरकार के जो लक्ष्य हैं, कौन से लक्ष्य? समाज कल्याण के लक्ष्य। वो कार्यक्रम जो समाज कल्याण के लिए सरकार ने बनाए हैं, उसमें समूह का सहयोग चाहिए, समाज की भागीदारी चाहिए, लोगों का जुड़ाव चाहिए। जब तक लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक सरकार समाज कल्याण के कार्यों को कुशलता पूर्वक नहीं कर सकती, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभियान चला हमारे देश में। ये पल्स पोलियो अभियान तब सफल हुआ जब लोग घरों से बाहर निकले या सरकार लोगों के घरों तक पहुंची और लोगों ने अपने बच्चों को वो दवा पिलाई। बाल श्रम से मुक्ति की बात हम करते हैं, तो जब तक समाज सहयोग नहीं करेगा, बाल श्रम से मुक्ति नहीं होगी। सामुदायिक सहभागिता हमें चाहिए। अगर हम नशा मुक्ति की बात करते हैं कि हमारे समाज में नशा नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें भी हमें सामुदायिक सहभागिता चाहिए कि नशे के कारणों को ढूंढना और उन नशों के कारणों को ढूंढकर उनको समाप्त करने के प्रयास करना। नशे के कारणों को समाप्त करने में समाज का सहयोग चाहिए। तो सामाजिक प्रशासन को सामुदायिक सहभागिता से कार्य करना होता है। अतः सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में सामुदायिक सहभागिता अनिवार्यतः शामिल है। अगली बात हम इसमें समझते हैं कि सामाजिक समस्याओं से संबद्ध है। जब हम सामाजिक प्रशासन की बात करते हैं तो हम समाज कल्याण की बात करते हैं, और समाज कल्याण की बात जब करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज कल्याण के मार्ग में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं अवरोध पैदा करती है। हम बाल विवाह से मुक्त समाज चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पर इस प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हो गई है कि छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। तो जब प्रशासन समाज कल्याण का कार्य कर रहा है तो वह सामाजिक समस्या से भी एनकाउंटर कर रहा है, वह सामाजिक समस्याओं को फेस कर रहा है कि समाज ने कुरीति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब समाज किसी एक व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है और सरकार उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून बनाती है, और विशेषकर जब वो कानून समाज से संबंधित है, तो समाज के सहयोग के बिना उस कानून की क्रियान्वित नहीं हो सकती। चाहे वह दहेज उत्पीड़न हो, चाहे वो बाल विवाह हो, सती प्रथा रोकने की बात हो, विधवा का पुनर्विवाह करने की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बच्चों के सम्मान की बात हो, जितने भी सामाजिक समस्याएं आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में देखते हैं,
इन सामाजिक समस्याओं का सामना सामाजिक प्रशासन को करना पड़ता है। जब तक सामाजिक प्रशासन उन समस्याओं को नहीं समझेगा, तब तक वो अपने समाज कल्याण के कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति नहीं कर सकता। तो सामाजिक प्रशासन सामाजिक समस्याओं से संबद्ध होता है, उसको होना पड़ता है, ताकि वह सामाजिक समस्याओं को दूर कर सके और समाज कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और अंत में सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में हम अध्ययन करते हैं कि सामाजिक प्रशासन व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति से समाज बनता है। तो व्यक्ति की समस्या को दूर करके हम समाज की समस्या तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझें कि सामाजिक प्रशासन सहित सारे समाज विज्ञान जो हैं, उनकी विषय वस्तु मूल रूप से व्यक्ति है, और इन व्यक्तियों का समूह समाज है। और समाज का अध्ययन समाज की समस्याओं से प्रत्यक्षतः संबंध होकर कार्य करना सामाजिक प्रशासन है। तो सामाजिक प्रशासन अंततोगत्वा आखिरकार व्यक्ति से संबंध रखता है और व्यक्तियों के व्यवहार को समझकर, व्यक्तियों की समस्याओं को समझकर सामाजिक प्रशासन कार्य करता है। प्रत्येक स्थान विशेष की या व्यक्तियों की समस्या, व्यक्ति समूह की समस्याएं अलग हो सकती है, और उस व्यक्ति समूह की समस्या को समझकर ही प्रशासनिक मशीनरी को अपना कार्य करना पड़ता है। नीतियां बनानी पड़ती है, कानून बनाने पड़ते हैं, कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं। सामाजिक प्रशासन किसी दफ्तर में बैठकर नहीं चल सकता। सामाजिक प्रशासन समाज के बीच में रहकर, लोगों के बीच में रहकर कार्य करता है, व्यक्तियों के बीच में रहकर कार्य करता है। आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिए आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो समाज कल्याण उस आदिवासी क्षेत्रों की समस्या को समझने के बाद ही वहां तक समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर जा सकता है। अतः ये जरूरी है कि सामाजिक प्रशासन व्यक्ति केंद्रित हो। तो सामाजिक प्रशासन में ये स्वाभाविक रूप से शामिल हो गया है कि सामाजिक प्रशासन व्यक्ति केंद्रित है, समुदाय केंद्रित है, ताकि सामाजिक प्रशासन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार पिछले वीडियो और इस वीडियो के बिंदुओं को मिलाकर, पॉइंट्स को मिलाकर हमारा एक टॉपिक पूरा होता है, सामाजिक प्रशासन की प्रकृति। सामाजिक प्रशासन की इस प्रकृति को आप किताबों में समझिए, स्वाध्याय कीजिए, अपने आसपास के माहौल को देखकर आप इसका विश्लेषण कीजिए। अब आप एमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने विषय बिंदु का विश्लेषण करना चाहिए, आसपास के माहौल से तारतम्य स्थापित करके अपने विषय बिंदु को गहराई से समझना चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई नए प्रश्न पैदा होते हैं, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर उनका समाधान भी चर्चा कर सकते हैं।